Hi everyone, welcome back to Agri Clarity, a unit of clarity for sure. Today we are back with another session on diseases. So in today's session we'll be dealing with major diseases of wheat. Okay, so let's get started. So in today's session we'll be dealing with rust and smut disease of wheat. ठीक है, आज के सेशन में हम रस्ट और स्मट डिजीज को कवर करेंगे, देन बाकी डिजीज हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. सो आप सबको पता होगा कि वीट के मेजरली 3 टाइप के रस्ट मिलते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज द स्टेम रस्ट विच इज ऑल्सो नोन बाय ब्लैक रस्ट, second is leaf rust which is also known by brown rust, and third is stripe rust which is also known by yellow rust. अब इसमें आपने एक डिफरेंस नोट किया होगा कि इन सब रस्ट के नाम भी अलग है और इनके कलर्स भी अलग है. तो इससे ये एक मेजर कीवर्ड बन जाता है इस डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए. मतलब कि अगर हमारा रस्ट स्टेम पे लग रहा है तो उसके ऊपर लगने वाले स्पोर्स होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे. अगर हमारा रस्ट लीफ पे लग रहा है तो अगर उस पर जो स्पोर्स लगेंगे वो ब्राउन कलर के होंगे. देन जो हमारे रस्ट स्ट्राइप यानी कि लीफ पे लग रहे हैं बट स्ट्राइप फॉर्मेशंस वो लोग शो कर रहे हैं, तो उस टाइम उस पे जो रस्ट होगा वो येलो कलर का होगा. सो इस 3 तरीके से हम ये रस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब आपको यहाँ पे एक साथ इन द नेम इटसेल्फ आपको 2 कीवर्ड उस पर्टिकुलर डिजीज को डिफरेंशिएट करने के लिए मिल चुकी है. ओके, टॉकिंग अबाउट स्टेम रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी. लीफ रस्ट का हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है पक्सीनिया ट्रिटिसिना या रिकॉन्डिटा भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, और स्ट्राइप रस्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हमारा पक्सीनिया स्टाइलिफॉर्मिस. अब ये तीनों रस्ट बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके वजह से काफी ज्यादा इंडिया में वीट के ईल्ड लॉसेस होते हैं. तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस सेशन टू अटेंटिवली नोट डाउन और जस्ट लिसन टू दिस सेशन. आई हैव ट्राइड कि मैंने सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कवर कर दिए. देन लास्ट में आपको एक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा. सो यू विल बी सरप्राइज कि आपको पता उससे गेस आउट कर सकते हैं आप कि आपने कितने अच्छे से ये सारे डिजीज को मेमोराइज किया है. ओके, सो वेट टिल द एंड ऑफ द सेशन. मूविंग ऑन, हम सिम्टम्स ऑफ वीट रस्ट डिजीज की बात करते हैं. सो आई हैव ट्राइड कि मैं आपको ये सारे डिजीजेस एक टेबुलर फॉर्मेट में बताऊं और आप तीनों डिजीज को कंपैरिजन करते हुए याद करो, ताकि आपको इन फ्यूचर आप ये तीनों डिजीज को एक साथ रिकॉल करो तो इन वन शॉट आपको 3 डिजीज की सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे. ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेम रस्ट की, जिसको ब्लैक रस्ट भी बोलते हैं. एज द नेम सजेस्ट, ये जो रस्ट होता है वो मेनली आपके स्टेम को अफेक्ट करता है, देन इवेंचुअली लीफ शीट पे वो प्रोग्रेस करता है, देन एंटायर लीफ इस पे इसको अफेक्ट करता है. ओके, अपीयरेंस कैसे दिखते हैं? जो पिस्ट्यूल्स होते हैं इसके ऊपर, जो स्पोर्स होते हैं इसके, वो ओवल और स्पिंडल शेप के दिखाई देते हैं और ये जनरली डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो अगर आपने पिछले प्रीवियस सेशंस आपने अगर देखे होंगे तो आपको हमने पल्सेस में भी, अभी इससे पहले हमने पल्सेस के सेशंस लिए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पिस्ट्यूल्स के कलर के डिफरेंसेस पे आप पता कर सकते हो कि कौन सा वहां पे स्पोर्स प्रेजेंट है. जैसे मैंने आपको बताया था अगर येलो कलर का स्पोर्स है तो दैट मीन्स वहां पे यूरेडोसोरी प्रेजेंट है. ओके, अगर वो डार्क रेडिश ब्राउन कलर का है तो वहां पे टीलोसोरी प्रेजेंट है. देन अगर ऑरेंज कलर का प्रेजेंट होता है वहां पे तो पिक्नेडियल प्रेजेंट होता है. एंड ऑरेंजिश रेडिश कलर का अगर प्रेजेंट होता है तो वहां पे एशियल प्रेजेंट होता है. इस तरीके से मैंने आपको पिछले सेशन में कवर कराया. सो आई होप जिन्होंने भी अभी तक इससे पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो उनको यहाँ पे पिस्ट्यूल्स में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पे जो पिस्ट्यूल्स के कलर है उसके कलर से आप पहचान रहे होंगे कि हम यहाँ पे किस स्पोर की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर पिस्ट्यूल अगर आपको दिख रहा है कि रेडिश ब्राउन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लैक या स्टेम रस्ट में यहाँ पे टीलियोसोर इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, टीलियोसोर जब आता है तब ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट अटेन कर लेता है वीट. ओके, देन अदर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि जो टिश्यू होता है वो जो अराउंड द टिश्यू वो डस्टी स्पोर्स
आई मीन जो स्पोर्स होते हैं उसके अराउंड द टिश्यूज जो होते हैं वो डस्टी हो जाते हैं और इवेंचुअली स्टेम जो होता है वीक हो जाता है और अल्टीमेटली हमारा प्लांट जो होता है गिर जाता है। ठीक है, मतलब कि इस पॉइंट का ये मतलब है कि जहाँ स्पोर्स में पिस्ट्यूल्स जो है वो डार्क कलर के हो जाते हैं, वो वहाँ का टिश्यू टेयर आउट हो जाता है और वीक कर देता है स्टेम को, और देन पूरी की तरह पूरी प्लांट गिर जाती है स्टेम के साथ। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारा लीफ रस्ट या फिर जिसको हम ब्राउन रस्ट बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट अगेन, ये जो इसमें लीव्स जो होते हैं मेनली लीफ के ब्लेड्स। ओके, आगे आपको इमेज के थ्रू हम समझाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से ये सारे डिजीज दिखते हैं। तो जो लीव्स होते हैं इसको इम्पैक्ट करते हैं, देन जो इनका अपीयरेंस होता है इसके ऊपर जो पिस्ट्यूल्स होते हैं वो स्मॉल सर्कुलर पिस्ट्यूल्स की तरह दिखते हैं और ऑरेंज कलर का दिखता है। लेटर ये ब्लैक हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने आपको सारे स्पोर्स का बताया कि कौन सा कलर किस तरीके से दिखता है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑरेंज स्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा स्पोर प्रेजेंट होगा, क्योंकि वीट रस्ट में क्या होता है जनरली चारों स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमने पल्सेस में भी पढ़ा था, अगर पल्सेस हम ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम का जब पढ़े थे तब उसमें भी ऐसे ही था कि चारों स्पोर्स प्रेजेंट थे, लेकिन रेड ग्राम के पल्सेस में सिर्फ 2 स्पोर्स प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से सारे रस्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं अपने आपस में। तो यहाँ वीट के रस में भी चारों स्पोर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का बात करें तो इसका मतलब ये पिक्निडियल स्पोर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर ये क्या होता है, अदर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जब ये स्पोर्स आ जाते हैं तो जनरली क्या हो जाता है, लीफ जो होता है उस जिस रीजन में स्पोर्स एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं वो लीफ ड्राई आउट हो जाता है वहां से और इजीली डिसलॉज हो सकता है। ठीक है, ये इसकी पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्राइप डिजीज, स्ट्राइप रस्ट या फिर येलो रस्ट जिसको हम कहते हैं। इसमें अगेन ये लीव्स पे ही होता है, बट क्या होता है कि इसमें लीनियर, जैसे कि इस तरीके से अगर लीव्स हैं, आई ट्राई टू मेक अ प्रॉपर डायग्राम हियर। सो इस तरीके से अगर लीव्स है तो इस लीव्स पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे येलो स्ट्राइप्स उसमें पिस्ट्यूल्स बने होते हैं। आगे आपको इमेज दिखेगा तो आप उससे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किस तरीके से दिखता है। तो इसमें लीनियर स्ट्राइप्स दिखते हैं और ये ब्राइट येलो कलर का होता है। तो अगेन आपको अगर यहाँ से स्पोर्ट्स का मैं आपको बार बार इसको आपको याद दिलाऊंगी कि आपको स्पोर्ट्स को पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लोगे तो आपके लिए रस्ट का डिजीज बहुत ईजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, देन इसमें मैंने आपको बताया कि वो ब्राइट येलो कलर का दिखता है, लेटर वो डल ब्लैक हो जाता है। देन जो पिस्ट्यूल्स होते हैं वो लॉन्ग स्ट्राइप्स की तरह अरेंज होते हैं। इसके अदर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिनोट किया जैसे। ओके, सो अब हम सिम्टम्स में यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू समझाती हूँ। तो ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पे डिजीज यहाँ पे इमेज पुट किया है ये है एक्चुअल में ब्लैक रस्ट का। ओके, सो अब ब्लैक रस्ट का मैंने आपको सिम्टम्स जैसे बताया था कि जो स्टेम्स होते हैं उसको इम्पैक्ट करता है, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम को इम्पैक्ट किया है। तो ये स्टेम जो है किस तरीके से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। इवेंचुअली ये ड्राई आउट हो जाएगा और फिर आपका जो प्लांट है वो डिसलॉज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज था। यहाँ पे आपको कलर नहीं दिख रही है एक्चुअल में, हाँ। सो ये आप देख सकते हो। ओके, देन आप नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 2 डिजीजेस का पुट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे डिफरेंस समझ सकते हो। जो हमारे 2 डिजीज बचे वो एक ब्राउन रस्ट है और एक येलो रस्ट है। तो ब्राउन रस्ट में एक चीज ये था कि वो लीफ को तो इम्पैक्ट कर रहा है बट उसमें कुछ फॉर्मेशन नहीं था पिस्ट्यूल्स का, है ना। और जो लास्ट वाला था येलो रस्ट उसमें फॉर्मेशन था कि वो स्ट्राइप में। तो आप यहाँ पे इमेज से ही ये डिफरेंस कर सकते हो इन दोनों इमेज में कि मैं किस रस्ट की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्राइप की तरह दिख रहा है। ओके, और ये बैक्स आपको यहाँ पे लीफ में भी दिख रहा होगा कि लोअर सरफेस पे भी दिखता है और अपर सरफेस में भी स्ट्राइप की तरह दिख रहा है। तो ये यहाँ पे जो है इमेज ये येलो रस्ट की है, और यहाँ पे मैंने माइक्रोस्कोपिक इमेज दिया हुआ है कि किस तरीके से दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राउन रस्ट की, जैसे आप देख सकते हो कि ये थोड़े थोड़े ब्राउनिश कलर के हैं, येलोइश भी है ब्राउनिश भी है, लेकिन प्रीडोमिनेटली ब्राउन पिस्ट्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये भी लोअर सरफेस में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वीट में प्लांट पे, और ये इसका माइक्रोस्कोपिक इमेज है। दोनों का स्पोर्स जो है माइक्रोस्कोपिक इमेज में सेम दिखता है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, आप बस फिनोटिपिकली डिफरेंस यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। सो ये था हमारे इमेज के थ्रू आपको मैंने समझाया कि किस तरीके से वीट के रस दिखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे येलो रस्ट है ये, और किस तरीके से इसने स्ट्राइप में फॉर्म किया हुआ अपने सिम्टम्स। ओके, मूविंग ऑन। अब मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे स्पोर्स और स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना बहुत जरूरी है, और
एज यू नो कि यहाँ पे सारे स्पोर्स, चाहे वो यूरिडोस्पोर, टीडियोस्पोर, पिक्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर, चारों को चारों स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको चारों स्पोर्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो हमने पिछले सेशन में कवर किए, तो आई गेस आपको वहां से कवर हो चुका होगा कि किस तरीके से स्पोर्ट दिखता है। मैंने बस यहाँ पे जनरली आपको रिवाइज करने के लिए थोड़े पॉइंट्स डिनोट कर दिए ताकि आपको एक बार रिकॉल कर सको। ओके, सो ये हो गया। यहाँ पे मैंने यूरिडोस्पोर के बारे में बताया कि वो ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखता है। ओके, और ब्राइट ऑरेंज से डार्क कलर में आपको क्या दिखेगा, टीडियोस्पोर। ठीक है, मतलब कि ब्राइट ऑरेंज कह सकते हैं या फिर यहाँ पे येलो कलर का होता है जनरली। यहाँ ब्राइट ऑरेंज दिया हुआ है। ब्राइट ऑरेंज आपको पता होगा, एकदम ऑरेंज थोड़ा ब्राइट होगा तो येलोइश टाइप का दिखता है। जनरली येलो स्पोर्स अगर बात कर रहे हो तो यूरिडोस्पोर हो जाता है, फिर टीडियोस्पोर तो डार्क ब्राउन कलर का होता है। देन पैराफिसिस क्या होता है? पैराफिसिस एक्चुअल में क्या होता है, जो एंड ऑफ स्टोरी, मतलब स्टोरी यहाँ पे आपको एक नया टर्म दिख रहा होगा। स्टोरी क्या होता है एक्चुअल में? ये एक क्लस्टर ऑफ स्पोर्स होते हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्पोर्स को हम स्टोरी बोलते हैं, जो एक्चुअल में स्पोर्स को प्रोड्यूस करने में काम करते हैं। तो ये स्पोर्स के ऊपर जो आप आगे इमेजेस में देखोगे कि स्पोर्स के ऊपर एक स्टेराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उसको हम पैराफिसिस बोलते हैं। आगे इमेजेस में बहुत सारी जगह दिखाई देगा आपको, तो आप समझ जाओगे पैराफिसिस किसके बाद में। मैंने बस यहाँ पे एक्चुअल में इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट आई हैव ट्राइड कि आपको एक सारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। ओके, कि इसमें स्पोर्स कैसे होते हैं और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मैंने अगेन साइकिल रिपीट किया हुआ है, जो मैंने हर सेशन में जहाँ पे भी मैंने रस्ट पढ़ा है वहाँ पे साइकिल को रिनोट किया है। कि आप देख सकते हो पहले यूरिडियम अटेंड करता है प्लांट में, फिर टीलियम आता है, फिर पिक्निडियम आता है, देन एशियर आता है, और इस तरीके से ये जो डिजीज साइकिल होता है ये कंटिन्यू करता है। जनरली अगर आप यूरिडियम की बात करें तो ये सेकेंडरी स्प्रेड में इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि ये स्पोर जो होते हैं विंड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकते हैं। और अगर आपको प्राइमरी इनोकुलम की बात की जाए तो प्राइमरी इनोकुलम में जनरली टीलियम स्टोर करते हैं, क्योंकि ये डेब्रिस में फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, फाइंड आउट होते हैं। सो इस तरीके से होता है। और इनकेस जब आपका सिर्फ यूरेडियम और टीलियम ही प्रेजेंट होता है तो आपका साइकिल यहीं से सीज हो जाता है। ठीक है, जो हमने वहां पे रेड ग्राम में रस जब पढ़ा था तब हमने इसको किया था। अब आप देख सकते हो कि मैं हर सेशन के साथ आपको हर पिछले सेशंस को भी रिवाइज करवा रही हूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट यू टू सी प्रीवियस सेशंस ऑल्सो। आपको हर जो भी मैंने उस सेशंस में, जैसे चाहे मैंने उसमें पाउडरी मिल्ड्यू कवर करा है, तो मैं अब से हर सेशन में जहाँ पे भी पाउडरी मिल्ड्यू आएगा आई ट्राई कि आई हेल्प यू ऑल to recall all the points which were covered in the previous sessions. Okay, so डिजीज साइकिल की बात करते हैं और फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, रस्ट की बात करते हैं। तो रस्ट जो इंडिया में होता है जनरली वीट के रस्ट, वीट तो आई मीन रबी क्रॉप है, तो जो रस्ट होता है वो रबी सीजन में अपीयर होता है और यूरेडोसोरी से टेलियोसोरी में कन्वर्ट होता है। ये तो हमने पढ़ाई है अभी तक जितने बार मैंने बताया। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इसमें कि कोई ऑल्टरनेट होस्ट का काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो ये जो वीट का रस्ट है ये ऑटियोशियस है, मतलब सिर्फ एक ही होस्ट पे काम करता है। तो ऑल्टरनेट होस्ट रहता है तो वो हमारा हेट्रोशियस हो जाता है। और बहुत सारे साइकिल्स के अकॉर्डिंग भी रस्ट डिफाइंड होता है, जैसे माइक्रोसाइक्लिक, डेमीसाइक्लिक, हेमीसाइक्लिक। सो ये सब हम रस्ट का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम आपको ये सारी चीजें कवर करवा देंगे। सो ऑल्टरनेट होस्ट की जरूरत क्यों नहीं है बारबरी की? यहाँ पे ये पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंडिया वो ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, और जो बारबरी होता है वो होस्ट तभी बन सकता है जब वो रीजन कोल्ड रीजन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया डिफरेंस की बारबरी क्यों नहीं होता है यहाँ पे हमारे इंडिया में ऑल्टरनेट होस्ट, क्योंकि हमारा इंडिया कोल्डर रीजन में नहीं आता। इस वजह से हमारा वीट रस्ट जो है बारबरी पे, वीट रस्ट के जो पैथोजन है वो बारबरी पे ऑल्टरनेट होस्ट नहीं अटेंड करता। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। सर्वाइवल में मैंने आपको बताया है कि जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो सर्वाइवल आई मीन इनोकुलम की तरह काम करते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? स्टबल्स में मिल सकता है, वॉलंटियर प्लांट्स में मिल सकता है, सेल्फ सोन वीट पे मिल सकता है, या वीट होस्ट में, वीड होस्ट पे मिल सकता है। ओके, ये सारी चीज़ों की मतलब जनरली ऐसा कुछ पर्टिकुलर वीड होस्ट का तो नाम जैसे अभी तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बट आई गेस सारे वीड्स जो भी वीट क्रॉप में या वीट कल्टीवेशन में प्रोमिनेंट होता है वो सारे होस्ट हो सकते हैं इसके। ठीक है, देन स्प्रेड में मैंने आपको बताया बाय विंड्स हो सकता है फ्रॉम हिल्स टू प्लेन्स रीजन, और विंड के थ्रू होगा तो कौन सा स्पोर्स हो रहा है वहां पे? यूरिडोस्पोरी।
आई मीन यूरिडोसोरी जो है हमारा स्पोर वहाँ पे वो ट्रांसमिट कर रहा है। रिप्रोडक्शन में देखा जाए जो हमेशा नए स्पोर्स होते हैं एवरी 7 डेज, अगर आइडियल कंडीशंस उसको मिल रही है तो एवरी 7 डेज में नए स्पोर्स बन सकते हैं, ठीक है। और समझ में क्या होता है, हमारा डार्क टीलोस्पोर्स फॉर्म हो जाता है, वो जर्मिनेट हो जाता है और देन आपका एक प्राइमरी इनोकुलम की तरह सॉइल में प्रेजेंट रहता है वो, और इस तरीके से आपका समर में भी ये वीट के जो प्राइमरी इनोकुलम होता है वो आपको मिल जाता है। इस वजह से आपको क्रॉप रोटेशन करना बहुत जरूरी है, इसका मतलब यहाँ पे ये है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखा है कि एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मे हेल्प इन न्यू रेस फॉर्मेशन वाया रिकॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीलियोस्पोर के हेल्प से, ठीक है, टीलियोस्पोर्स के हेल्प से आप नए रेस का फॉर्मेशन कर सकते हो थ्रू रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि अगर आपको न्यू रेस का फॉर्मेशन करना होगा रस्ट का, ओके, टू कभी कभार क्या होता है साइंटिस्ट ट्राई टू आई मीन एक प्रोसीजर होता है, इफ आई टेल यू ऑल इन अ लेमैन टर्म्स, एक प्रोसीजर होता है अगर आपको एक वीट को रेजिस्टेंट बनाना है रस्ट के लिए, तो आप एक बार जो रस्ट है उसको उस एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप ट्राई करोगे कि, या फिर फील्ड एनवायरनमेंट में ट्राई करोगे कि आप वो रस्ट के जो स्पोर्स होते हैं वहाँ पे आप एक बार फॉर फील्ड ट्रायल पर्पस आप वहाँ पे रस्ट के स्पोर्स को स्प्रेड कर दो, ठीक है। सो ताकि देखने के लिए कि आपने जो रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई है वो एक्चुअल में रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है कि नहीं, तो उस केस में आपको अगर ट्राई करना होगा आपके रेजिस्टेंट वैरायटी को एसेस करने के लिए, तो आप टीलोस्पोर्स की मदद से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यूज करके या तो आप उस तरीके से आपका एक रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर सकते हो। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि आप टीलोस्पोर्स का हेल्प ले सकते हो एक रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यू रेस का फॉर्मेशन करने के। ओके, टॉकिंग अबाउट दी फेवरेबल कंडीशंस, मैंने आपको पिछले सारे सेशंस में बताया हुआ है कि मैंने एक जनरल आपको रेंज बताया हुआ है जो रस्ट के डिजीज के लिए बहुत फेवरेबल होता है, ठीक है। वो जनरली बाकी रस्ट के लिए, वीट के रस्ट का टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जनरल सारे रस्ट का वो टेम्परेचर फिक्स होता है। सो आई वुड लाइक कि आप वो रस्ट का जो जनरल रेंज होता है टेम्परेचर का, इफ यू हैव वॉच्ड प्रीवियस सेशंस, ड्रॉप दी आंसर्स इन द कमेंट बिलो, आई सी कि कितने बच्चों ने अच्छे से सारे सेशंस अभी तक कवर किए हैं। ओके, सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट जो है उनका टेम्परेचर रेंज होता है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, और जो येलो रस्ट होता है वो बिलो 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और इनका ह्यूमिडिटी देखा जाए तो दोनों के लिए हाई ह्यूमिडिटी होता है। सो ये आपको टेम्परेचर रेंज याद करना जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखिए, आपको डिफरेंस अब इसमें पता करना है, आपको बिल्कुल डिफरेंस मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। आप नेम से आप डिफरेंस पता कर सकते हो, और नेम के साथ ही आपको बताया हुआ कि किस मेजर प्लांट के पार्ट को इफेक्ट कर रहा है वो, तो यहाँ से आप मेजर डिफरेंसेस बता सकते हो। और आपको मैंने इमेज के थ्रू बता दिया कि पिस्ट्यूल्स किस तरह से फॉर्मेशन हुए हैं, किस तरीके से दिखते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंस आराम से पता कर सकते हो। अब एग्जामिनर क्या ट्राई करेगा कि आपको थोड़ा और डिटेल में जाके फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर कंडीशंस देगा, आई मीन क्वेश्चंस देगा, देन आपको वहां से जो भी क्लोज इनफ ऑप्शंस है उनको चूज करके बाकी सबको एलिमिनेट करके सही आंसर्स को टिक करना है। तो उसमें उस केस में आपको फेवरेबल कंडीशंस याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें आप स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकते हो। ओके, इफ फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकती हूँ या फिर मैं एग्जामिनर होती तो आई ट्राई, या फिर फॉर श्योर मैं तो बिल्कुल फेवरेबल कंडीशंस पे क्वेश्चन पूछती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी तरीका है एक स्टूडेंट को कंफ्यूज करने का, टू एज वेल एज टू एसेस इट्स लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रस्ट के फाइनल अल्टीमेट सेशन, अल्टीमेट चीज जो है इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के ऊपर। सो कल्चरली मैंने आपको पहले ही बताया था कि रस्ट का जो प्राइमरी इनोकुलम जो टीलियोस्पोर होता है वो समर में अवेलेबल होता है, इस वजह से आपको क्या करना है, वहां पे मिक्स क्रॉपिंग करना है, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग करना है तो आप कल्चरल प्रैक्टिस में मिक्स क्रॉपिंग करोगे तो आप प्राइमरी इनोकुलम को वहां से
पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। देन आपको एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी नहीं डालना है। एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालने से भी वो एक्चुअल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जो एक रस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देन केमिकल पे आप क्या कर सकते हो, जीनेब को यूज कर सकते हो या प्रोपिकोनाजोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपिकोनाजोल तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। सो आप इनको यूज कर सकते हो। या फिर रस्ट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है प्लांटावैक्स, ठीक है। इसको तो मैंने हर टाइम बताया आपको कि प्लांटावैक्स कितना इंपॉर्टेंट है रस्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। देन रेजिस्टेंट वैरायटीज, ये सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, आपको इनको याद करना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन हम ट्राई करेंगे ये सारे एक कंप्लीट सेशन ला सकते हैं हम, जिसमें रस्ट डिजीज रख के हम सारे जो भी क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर रस्ट लगते हैं हम उनका एक टेबल ऑफ फॉर्मेट में उनके सारे रेजिस्टेंट वैरायटीज एक साथ डाल के एक प्रॉपर सेशन ला सकते हैं। तो आपको एक वन प्लेस पे शॉर्ट सारे रेजिस्टेंट वैरायटीज मिल जाएंगे। सो आई विल ट्राई कि इन फ्यूचर वो सेशन भी कंडक्ट हो सके, ओके। सो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंट वैरायटीज इनको याद करना होगा, PBW 343, 550 एंड 70, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैंने आपको क्विक एग्जामिनेशन पॉइंटर्स दिए हुए हैं रस्ट के लिए, जो मुझे आई हैड फील कि वो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लैक रस्ट में जो होता है, ब्लैक रस्ट स्टेम्स को वीकेन कर देता है, क्योंकि मैंने आपको इमेज में दिखाया था किस तरीके से सारे स्टेम्स जो होते हैं ब्लैक कलर के हो गए थे। तो अल्टीमेटली वहाँ पे प्लांट जो आपका लॉजिंग शो कर रहा है। ब्राउन रस्ट की बात की जाए तो ब्राउन रस्ट क्या करता है, आपका ग्रेन फीलिंग पीरियड को रिड्यूस कर देता है अगर आपका ब्राउन रस्ट फ्लैग लीफ स्टेज में पहुंच जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैंने वहां पे कवर नहीं कराया क्योंकि ये अलग से है। इसका मतलब एक अदर पॉइंट्स का जो कॉलम था ना, वहां पे आप इसको समझ सकते हो कि वहां पे ये पॉइंट रखना चाहिए था, बट आई हैव ट्राइड कि एग्जामिनेशन पॉइंटर्स वाले लास्ट में अलग से मैं आपको दूं। सो ब्राउन रस्ट का ये मैंने आपको एक फैक्टर बता दिया। अगर आपका वीट जो है बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें एक स्टेज होता है फ्लैग लीफ स्टेज। अगर उस स्टेज पे ब्राउन रस्ट आपका अगर लग गया तो आपका ग्रीन फीलिंग बहुत रिड्यूस हो जाएगा। देन येलो रस्ट की बात की जाए तो येलो रस्ट आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो लीनियर येलो स्ट्राइप्स की तरह उसके पिस्ट्यूल्स दिखते हैं। बारबरी होस्ट का मैंने आपको डिफरेंस बताया कि क्यों बारबरी होस्ट हमारे इंडिया में नहीं होता। देन विंड जो होता है मेजर डिस्पर्सल होता है, क्योंकि आपको पता है विंड से क्या स्प्रेड होता है, यूरेडोसोरी स्प्रेड होता है, और प्राइमरी इनोकुलम में आपका क्या मिलता है, टीलोसोरी। अब आप देख सकते हो मैंने आपको कितनी बार ये दोनों को रिवाइज करा दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको यूरेडोसोरी कौन सा इनोकुलम है और टीलोसोरी कौन सा इनोकुलम है। सो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि मैं हमेशा हर बार जहाँ पे भी वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो आई एम ट्राइंग कि आपको वो सारे वर्ड्स वापस से रिकॉल होते जाए साथ साथ, ओके। जो रस्ट साइकिल होता है वो अगर आपको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो विद इन 7 डेज वो अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ये चीज मैंने आपको जब आपने पैथोजन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा तब आपको मैंने ये बता दिया था। सो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू मस्ट मेमोराइज दीज पॉइंट वेरी वेल, ओके। ये पॉइंट्स तो आपको मेमोराइज हो ही जाने चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट डिजीज के ऊपर बढ़ते हैं। जो अनदर मेजर डिजीज है हमारे वीट का, वो है स्मट, ओके। सो स्मट का मैंने यहाँ पे इमेज के थ्रू भी आपको समझाया और आपको आगे इसके सारे बाकी प्रैक्टिसेस भी समझाऊंगी। सो पहले हमारा जो मेजर 3 तरह के स्मट्स मिलते हैं हमारे वीट में, ठीक है। सो पहला स्मट है लूज स्मट, सेकेंड है फ्लैग स्मट, और थर्ड है हमारा हिल बंट या स्टिंकिंग स्मट जिसको कहते हैं। सो लूज स्मट का हमारा कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी, ठीक है। और हमारा फ्लैग स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है यूरोसाइटिस ट्रिटिसी। आप देख सकते हो डिफरेंस लूज स्मट में और लूज स्मट में और फ्लैग स्मट में डिफरेंस क्या है उनका, जनरली स्पीशीज सेम है, बस जीनस अलग है। तो आपको जीनस याद रखना होगा, कंफ्यूजन यहाँ से भी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि उनको जीनस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो यूस्टिलागो होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारा लूज स्मट की बात कर रहे हैं। अगर यूरोसाइटिस होता है तो मतलब कि वहां पे हम फ्लैग स्मट की बात करें। देन हमारा आता है हिल स्मट, हिल बंट या स्टिंकिंग स्मट। तो इसमें टिलिसिया कैरिस या टिलिसिया फिटिडा ये हमारे इसके कॉज ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो अगर आप इमेज की बात करें तो ये जो फर्स्ट इमेज है ये हमने शो किया है यहाँ पे, किसका है ये, लूज स्मट का, ठीक है।
आपको आगे दिख जाएगा लूज स्मट में कैसे इस तरीके से दिखता है। देन ये फ्लैग स्मट है, फ्लैग स्मट में ये थोड़ा येलोइश टाइप का, येलोइश ऑरेंज टाइप का दिख रहा होगा। ये जब आपका प्रोग्रेस होगा तो ये और डार्क कलर में फॉर्म हो जाएगा। और हिल स्मट में आप देख सकते हो कि जो ग्रेन के जहाँ ग्रेन है वही पूरा ब्लैक मासेस में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको इमेज से ही आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पे कि लूज स्मट किस तरीके से दिख रहा है और हिल बंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखा है, मतलब मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे देखा है जो लूज स्मट और वी स्मट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो आप डिफरेंस यहाँ पे इमेज से देख सकते हो कि लूज स्मट में क्या होता है, एंटायर पेनिकल आपका मास में कन्वर्ट हो चुका है, पाउडरी मास में। एंड आपका यहाँ पे जो हिल बंट है इसमें आप देख सकते हो एक अलग से आपका एक एक जो ग्रेन है वो कन्वर्ट हो चुका है पाउडरी मास, ठीक है। आगे हम और डिटेल में इनके डिस्कस करते हैं इनके सारे सिम्टम्स। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द सिम्टम्स, पहला हम डिस्कस करते हैं लूज स्मट के बारे में। लूज स्मट में मैंने आपको बताया कि इसमें जो हेड्स होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाता है और वहाँ पे ये डिजीज दिखता है। और जब ये हेड में अपियर होता है तो सारे हेड जो होते हैं एक मास ऑफ ऑलिव ब्लैक स्पोर्स की तरह दिखता है, ठीक है, जैसा हमने पीछे आपको दिखाया था। और उसके ऊपर थिन ग्रेन मेम्ब्रेन दिखता है, पाउडरी व्हेन रप्चर्ड। ये तो आपको इमेज से दिख रहा होगा कि वो अगर वो पाउडरी मास है और उसके ऊपर हल्का हल्का ग्रेइश मेम्ब्रेन भी होता है, और अगर उस पे मतलब आप उसको रप्चर करोगे तो पाउडरी मास उसमें से निकलेगा, ठीक है। ओनली रैचेस रिमेन, ग्लूम्स ऑन्स में रिमेन अटैच्ड। रैचेस मतलब आपको वहां पे आपको एक वीट में ऐसे अगर आपको वीट दिख रहा है तो इसके ऊपर से बहुत सारे हेयर्स दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे थे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हेयर्स दिख रहे थे। तो ये इसके ग्लूम्स या ऑन्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं वो स्टिल अटैच होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे पाउडरी मास आ गया, मास अगर आ गया तो ये सारे ऑन्स जो होते हैं गिर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्टिल अटैच होते हैं। ये इसका फीचर इसने बताने की कोशिश की है, ठीक है। देन जो इन्फेक्टेड हेड्स होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं और प्लांट स्टिल टॉलर दिखता है, ग्रीन दिखता है, इरेक्ट दिखता है, लेकिन उसमें क्लोरोटिक स्ट्रिक्स आ जाते हैं। ये एक डिफरेंस है। जो हेड्स होते हैं या पेनिकल होता है वो हमारा, सॉरी हेड्स ही कहा जाएगा उसको। सो जो हेड्स होता है वो हमारा शॉर्टर दिखता है, जैसे मैंने आपको पीछे इन्फेक्टेड इमेज वाला दिखाया था कि एक प्रॉपरली नॉन इन्फेक्टेड हेड था और इन्फेक्टेड हेड था। तो इन्फेक्टेड वाला हेड जो था कितना शॉर्ट दिख रहा था, और जो नॉन इन्फेक्टेड वाला हेड था वो प्रॉपरली अच्छी साइज, जो एक डिजायरेबल साइज होता है उसमें दिख रहा था। तो आप उस तरीके से देख सकते हो। और पूरा प्लांट हरा भरा था, ठीक है, पूरी तरह से इरेक्ट खड़ा था, लेकिन बस उनके जो लीव्स होते हैं उस पर क्लोरोटिक स्ट्रिक्स दिखते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया हमारा लूज स्मट का। देन फ्लैग स्मट के अगर हम बात करें, जो ये इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सीडलिंग से मेच्योरिटी, ये पूरे स्टेज तक दिखता है, ठीक है। सीडलिंग से मेच्योरिटी के बीच में कभी भी दिख सकता है, ये हो गया। और अगर इनकी सिम्टम्स की बात की जाए, जो जब इसमें फ्लैग स्मट लग जाता है तो पूरा जो लीव्स होता है वो ट्विस्टिंग, ड्रूपिंग, विदरिंग, इस तरीके से दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको फ्लैग स्मट को अगर डिफरेंशिएट करना है। अगर उसमें सोरी की बात नहीं कर रहे हैं या हेड की बात नहीं कर रहे हैं, लीव की बात कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, स्मट का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है लीव के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या आपको आप आराम से बता सकते हो फ्लैग स्मट में क्या होता है, आपका जो ग्रेन होता है वो किस तरीके से दिखता है, वो आराम से बता सकते हो। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो लीफ में भी होता है, क्योंकि ये दोनों स्मट्स में, चाहे वो लूज स्मट हो या हील बंट वाला स्मट हो, ठीक है, इन दोनों में लीफ में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता। लीफ वैसे ही इरेक्ट दिखेगा, बस उसमें क्लोरोटिक स्ट्राइक्स हो गए, ऐसा ऐसा कुछ होगा। लेकिन एकदम फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस जो होता है लीव्स में, वो आप फ्लैग स्मट में देख सकते हो, ठीक है। ये डिफरेंशिएट करने का एक तरीका हो गया फ्लैग स्मट को। तो उसमें क्या होता है, आपका ट्विस्टिंग, ड्रूपिंग और विदरिंग दिखता है, ओके। देन जो आपका जो सोरी होता है, जो स्पोर के मासेस होते हैं, वो ब्लैक टू ग्रे कलर के दिखते हैं, जो लीफ पे या ब्लेड्स के शीट पे भी दिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। और साथ में इसके जो सोरी होता है वो पाउडरी ब्लैक मास्क हो जाता है। सब में पाउडरी ब्लैक मास्क की तरह दिखेगा, बस आपको थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। की डिफरेंसेस मैं आपको हर जगह बताते जा रही हूँ, कैसे कैसे क्या डिफरेंसेस है। टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट स्मट विच इज हिल स्मट या स्टिंकिंग स्मट। स्टिंकिंग स्मट की बात की गई तो आप समझ सकते हो इसमें एक डिस्टिंक्ट जो स्मट है, जिस जगह पे आई मीन जो ग्रेन है जहाँ पे वो स्मट लगा हुआ है, वहां पे एक डिस्टिंक्ट स्मेल भी आएगा, ठीक है। तो पहला सिम्टम्स का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो 8 से 10 डेज ओल्ड सीडलिंग्स होती हैं
वो जनरली अटैक होती है। ठीक है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज हो गया। अगर आपका जो सीडलिंग्स 8 से 10 डेज के ओल्ड होंगे तो उस पर ये अपना इम्पैक्ट शो करेगा। और जो ईयर हेड से लेकर मतलब कि जनरली जो इसका हाइफे होता है वो जनरली ईयर हेड में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, जब फ्लावरिंग हो जाती है तो एक ईयर हेड बनता है, तो उसमें जनरली इसके जो हाइफे होते हैं उसमें कंसंट्रेट हो जाते हैं। जो ओवरीज होती है हमारी इसमें वो स्मट स्टोरी में बन जाती है, और जो डार्क ग्रीन फील्ड विद क्लेमिडोस्पोर्स, ठीक है, इस तरीके से दिखता है उसका स्टोरी। और जो सारे स्पाइकलेट्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, और आपका प्लांट जो होता है मेच्योर हो जाता है अर्ली। ठीक है, इस तरीके से हो गया। और लास्ट में ये है कि आपका जो ग्रीन साइड होता है वो बंट बॉल्स की वजह से बंट बॉल से रिप्लेस हो जाता है। तो आपको अगर आपको एक कंक्लूजन दिया जाए इस डिजीज का, तो ये डिजीज का कंक्लूजन ये होता है, ये सीडलिंग्स पे, अगर ये सीडलिंग्स पे अपना इफेक्ट शो करेगा तो सीडलिंग्स जनरली 8 से 10 डेज ओल्ड होंगी तो उस पर अपना ये इफेक्ट शो करेगा। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारे यहाँ से। अगर इसका ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्गेनिज्म की बात की जाए कि जनरली किस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये अगर बात, तो ये जनरली ईयर हेड जो हमारा फ्लावरिंग पार्ट का होता है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये था इसमें कि जो ओवरीज हो जाते हैं वही स्मट में कवर। ओवरीज क्या है हमारे, जो हमारे ओवरीज हमारे जो फ्रूट्स हो गए। ठीक है, और इसमें फ्रूट्स क्या है हमारे ग्रेन्स। तो ग्रेन्स जो है हमारे वो स्मट सोरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपका जो सारे स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट करते हैं इस पे। ठीक है, सारे के सारे इफेक्ट हो जाते हैं और प्लांट एकदम ऐसे दिखता है कि जल्दी से मैच्योर हो गया। और फिफ्थ में तो आपको पता ही है कि वो सारे के सारे जो सोर्स हैं उस जो ग्रेन्स के साइड्स हैं वो बंट बॉल्स या फिर पाउडरी मासेस की तरह दिखते हैं। ओके, तो ये 5 पॉइंट था बस जिसको आपको पता होना चाहिए। आपने डिफरेंस आपको मतलब सारे स्मट से डिफरेंस आपको कंपेयर करने के लिए। ओके, आगे इसके पैथोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फेवरेबल कंडीशंस को देखते हैं। ठीक है, सो पैथोजन के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा ईयर अराउंड हर क्वेश्चन, हर ईयर इससे क्वेश्चन, बस यही तो एक चीज है जिससे क्वेश्चन बनती है। तो पहला ये है डिफरेंस कि हमारा जो लूज स्मट है वो इंटरनली सीड बोन है। ठीक है, ये इम्पैक्ट करता है एम्ब्रियो को, इसका ये बात हो गया। पैथोजन स्मट का डिफरेंस ये है कि हमारा जो एग्रेटेड, मतलब ये स्पोर बॉल्स को ये इम्पैक्ट करता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और हिल बंट के बारे में देखा जाए तो ये इसके अंदर जो जो मतलब जो बंट होता है, जो ग्रेन के स्पोर्स, ग्रेन्स होते हैं जहाँ पे हिल बंट हो गए, हिल बॉल्स आ गए, उसमें क्लेमिडोस्पोर्स प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, और ये जो ऐसे यूनाइट हो जाएंगे और ऐसे दिखेंगे जैसे कि एच शेप स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, क्लेमिडोस्पोर्स की बात कर रहा है, मतलब ये पैथोजन के हिसाब से कह रहे हैं, ऐसे आपको दिखने निगेटिव ऐसे तो नहीं दिखेगा, बट पैथोजन के स्पेसिफिक मैं बता रही हूँ आपको। और आगे एक चार्ट मिलेगा जिसमें आप अच्छे से सारी चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे, हम देखेंगे कैसे डिफरेंस दिखता है। आप सो बी पेशेंट। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इसको मैं 3-4 स्टार या 5 स्टार आप कह सकते हो, देना चाह सकते हो, इसको दे सकते हो। सो पहला ये है कि लूज स्मट के लिए हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत फेवरेबल होता है। अगर उसके साथ अगर आपके फ्रीक्वेंट रेनिंग भी हो गई तो ये पूरी स्मट पूरा तरीके से आपके कल्टीवेटेड फील्ड में शो कर देगा। ठीक है, सेकेंड है हमारा फ्लैक्स स्मट। थोड़ा अब और हिल स्मट, हिल बंट का आप दोनों का टेम्परेचर को एक रफ रेंज से याद कर सकते हो कि इन दोनों का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 18 से 24 या 20 डिग्री सेल्सियस के रेंज में आता है। तो इन दोनों का तो आपको ऐसे ही याद हो गया, और अलग से आपको याद करना है लूज स्मट का कि उसमें हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। ठीक है, और इन दोनों में ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है। इन जनरल आप अगर इन दोनों का कंक्लूजन निकाल रहे हो तो ये ह्यूमिडिटीज के लिए हाई चाहिए होती है। और जो हमारा हिल बंट होता है वो जनरली नॉर्दर्न हिल्स में होता है। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है इसी रेंज में रहता है और वहाँ पे मॉइस्चर भी अच्छा तरीके से रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे ही हिल बंट होती है हमारी। ठीक है, डिजीज साइकिल देखते हैं सारे जो भी हमने स्मट्स कवर किए उनके लिए। तो मैंने आपको डिजीज साइकिल में सारे स्मट्स का एक साथ आपको डिफरेंस डिनोट कर दिया जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
जनरली एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो पहला यही था कि जो हमारा लूज मड था वो इंटरनली सीड बॉन्ड था, ठीक है। फ्लैक्स मड जो है हमारा सीड और सॉइल बॉन्ड दोनों है, और हील बॉन्ड जो है एक्सटर्नली सीड बॉन्ड। तो आप यहाँ से डिफरेंस देख सकते हो क्या क्या डिफरेंस है। एक हमारा स्मट जो है वो इंटरनली सीड बॉन्ड है, एक हमारा स्मट जो है सीड और सॉइल बॉन्ड है, और एक हमारा स्मट है जो एक्सटर्नली सीड बॉन्ड है। ये इनके डिफरेंस हो गए, ठीक है। और जो हमारा स्पोर्स होता है वो कहाँ पे मिलता है, लूज स्मट का स्मटेड हेड्स में मिलता है, ठीक है। जो फ्लोरेट्स वगैरह या फिर वो सबको जो भी ग्रीन के पार्ट्स हो गए उनको इफेक्ट करता है। और इसको अगर और इंक्रीज करना हो तो ये जनरली क्या हो जाता है, वहाँ पे अगर रेन्स या हाई ह्यूमिडिटी अगर वहाँ पे हो उस एरिया में, तो ये और ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है इसके ट्रांसमिशन के, ठीक है। फ्लैक्स मड की बात की जाए तो इसका जो स्पोर्स होता है वो वायबल होता है ओवर 10 ईयर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट दी हिल स्मट, हिल स्मट का ये है कि जो स्पोर्स होते हैं वो सीड्स के साथ जेमिनेट हो जाते हैं, देन इन्फेक्ट करेंगे आपके कोलेप्टाइल्स को, और फिर वो मूव असाइड कर देंगे, मूव इनसाइड द प्लांट, ठीक है। और इसके साथ क्या होगा, जो आपका ईयर हेड होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू बॉल, बंट बॉल्स। ओके, सो इन जनरल इसका ये मतलब है आपका कि जो आपका ये हिल बंट का जो स्पोर्स होता है वो सीड के साथ ही जर्मिनेट हो जाता है। तो आप समझ सकते हो अगर वो सीड के साथ ही जर्मिनेट हो रहा है तो वो प्लांट के साइड, प्लांट के पूरे जो लाइफ साइकिल होता है उसके साथ ही वो चलता है। और जनरली जैसे ही लाइफ साइकिल के साथ चल रहा है, इसका मतलब कि जब वो अपना फ्लावरिंग या फिर जिस तरीके से मेच्योरिटी फेज आता है जहाँ पे हमारा हेड की फॉर्मेशन हो रही है ग्रेन्स में, वहां पे भी वो एकदम डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। इसके बाद ये है, ठीक है। सो आई गेस आपको मैं आई वॉज क्लोज इनफ टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सो ये चीज़ हो गया। अगर मैं शॉर्ट बताने चाहूँ कि इसका मतलब ये है कि आपका स्पोर जो है छोटा मोटा, अगर आपको कंक्लूजन चाहिए इसका, तो इसका ये मतलब हो गया कि आपका स्पोर जो होता है वो सीड के साथ ही जर्मिनेट करता है। सीड के साथ जर्मिनेट कर रहा है इसका मतलब कि वो पूरा प्लांट के जो भी लाइफ साइकिल या फिजियोलॉजिकल साइकिल है सब में वो इन्वॉल्व हो रहा है। और इन्वॉल्व हो रहा है तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका वीट में ईयर हेड का फॉर्मेशन होगा उसी समय आपका जैसे ईयर हेड फॉर्मेशन होगा वहीं पे तुरंत आपके बंट बॉल्स अफेक्ट कर देगा आपके वीट में, ठीक है। ये चीज था। नेक्स्ट, अब इन सारे स्मट्स का मैंने एक साथ आपको मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिए हैं, सो एज टू नो बेटर कंपैरिजन ऑफ ईच ट्रीटमेंट और प्रैक्टिसेस अमंग दीज स्मट्स। सो फर्स्ट है कि लूज स्मट की बात करते हैं। लूज स्मट का मैंने आपको बताया है कि अगर आपको रस्ट का पता है कि उसका मेजर केमिकल, अगर बात करें केमिकल कंट्रोल में तो उसका प्लांटावैक्स होता है, और वहीं अगर स्मट की बात करें तो वहाँ पे उसका वीटावैक्स होता है। इसको मैंने बहुत सारे सेशन में जब भी मैंने रस्ट की बात आई तब मैंने इसको आपको रिकॉल करवाया है। सो यहाँ पे लूज स्मट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटरनली सीड बॉन्ड है, तो आपको वीटावैक्स से ट्रीटमेंट करना होगा आपके लूज स्मट का। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका ईयर हेड इन्फेक्टेड है उनको बरी कर दो ताकि आप इसकी स्प्रेड को और इंक्रीज ना कर सको। क्योंकि लूज स्मट क्या होता है, अब स्मट आप देख सकते हो कि ये स्मट जनरली सारे स्मट जो है आराम से विंड से या इंटरमीडिएट ट्रेन से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो आपको किसी ना किसी तरीके से ट्राई करना है इन सारे स्मट्स के, ये सारे प्रैक्टिसेस के बाद, चाहे वो केमिकल हो या फिर रेसिस्टेंट वैरायटी वाली हो या फिर कुछ भी हो, एक तरीका तो फिक्स है सब में कि आपको इन्फेक्टेड ईयर हेड्स को बरी करना है, ठीक है। ये कांस्टेंट है सारे स्मट्स में, ओके। देन फ्लैक्स मड की बात की जाए तो कार्बोक्सिन इसमें यूज करेंगे हम सीड ट्रीटमेंट में, क्योंकि हमारा फ्लैक्स मड क्या था, फ्लैक्स मड में जो था वो सीड और सॉइल बर्न दोनों होता है, ठीक है। तो अगर सीड करेंगे हम जब, तो कार्बोक्सिन यूज करेंगे, या फिर आप रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे कि पूसा 44 एंड WG337, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटीज है, काफी बार न्यूज में भी आ चुकी है, तो इन सबको यूज की जाती है, ठीक है। ये नॉर्दर्न वगैरह जगह पे काफी ये प्रोमिनेंट वेराइटीज है। देन हिल बंड की बात की जाए, हिल बंड मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली सीड बॉन्ड है, तो उस तरह के डिजीज के लिए हम सीड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, किन केमिकल्स का, कार्बोक्सिन और कार्बेंडाजिम को यूज करेंगे, ओके। अगर आपने
अगर अदर मैनेजमेंट की बात की जाए, आपको तो रेजिस्टेंट वैरायटी यहाँ पे मैंने आपको नोट किया है, कल्याण सोना, S227, ये सारी वैरायटीज। HD वाली वैरायटीज तो आपको बिल्कुल देखनी होगी एकदम क्लोजली, क्योंकि ये पंजाब वगैरह एरियाज में ये सारी वैरायटीज यूज होती हैं, तो इनकी तो वैरायटीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज था कि अगर आपने हाई टेम्परेचर पीरियड में अगर इनको ग्रो किया है तो आपको शेलो सोइंग करना होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसके सारे प्रैक्टिसेस थे। आई होप आपको यहाँ तक सारा चीज समझ में आ चुका होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट के बारे में। अगेन मैंने इनके भी क्विक एग्जामिनेशन पॉइंट डाले हैं ताकि आपको पता हो कि ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। पहले ये मैंने आपको बता दिया है कि लूज स्मट जो होता है इंटरनली सीबोन होता है और इनके जो स्मट होते हैं वो पाउडरी होते हैं। फ्लैक्स स्मट जो होता है वो अफेक्ट करता है लीफ को अर्ली स्टेजेस में। मैंने आपको बताया है कितने डेज के अगर सीडलिंग्स हो रहे हैं, आई मीन हाँ, कितने डेज के आपके सीडलिंग्स है तो कब इम्पैक्ट कर रहा है वो, और उसका विजिबल सिम्टम्स कैसे दिखता है, ट्विस्टिंग ड्रूपिंग की तरह दिखता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, देन हिल बंट की बात की जाए, हिल बंट का मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नली सीड बोन है और इससे फाउल स्मेलिंग बंट आता है, स्मेलिंग बंट बॉल्स इसके मिलते हैं। ओके, देन रेजिस्टेंट वैरायटी और सीड ट्रीटमेंट सबसे मेजर कंट्रोल है इन सबके ट्रीटमेंट का। अगर आपको ये तो है रेजिस्टेंट वैरायटी और सीड ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये दोनों तो कांस्टेंट है। और एक कांस्टेंट ये चीज है कि सारे जो भी इन्फेक्टेड ईयर हेड्स या फिर जो भी स्पाइकलेट्स हैं उनको आपको बरी करना है, ये वो एक कांस्टेंट है। तो आपको तीन तरीके से ये तीन मेजर पता होना चाहिए जो कांस्टेंट कंट्रोल करने के मेथड्स। और जो हमारा हिल बंट है वो मेनली कहाँ है, नॉर्दर्न हिल्स में ही मिलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। रीजन वाइज आपको क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ठीक है, देन दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगेन हम इसके नेक्स्ट सेशन में बाकी मेजर डिजीजेस को कवर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस सेशन टिल नाउ, प्लीज 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 आप नेक्स्ट सेशंस को भी प्लीज आप उनको भी देखिएगा। आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से सारी चीजें जो भी हमने पिछले सेशंस में भी किए हैं और अभी आज के सेशंस में भी, हर स्लाइड्स के साथ आपने एक नोटिस किया होगा एक फैक्टर कि मैं आपको हर बार रिवाइज करा रही हूँ, तो आपको ये सब चीजें याद करना बहुत जरूरी है। सो आज के सेशंस के बेस पे मैंने 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं जो काफी लॉजिकल है। ठीक है, इससे आपको लगा नहीं होगा कि इस तरीके से भी कोई डिजीज का क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप ये सारी डिजीज के जो भी ये आंसर्स हैं इनके क्वेश्चंस के आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप उन आंसर्स को डालिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर और रिप्लाई टू ईच comments with proper explanation of these questions. Okay, so first question है कि अगर if a wheat farmer reports okay, if a wheat farmer reports early emerging heads with powdery olive black masses, but the plant appears slightly taller with dark green erect leaves before heading, which of the following diseases is most likely responsible? Here are the 4 options. Choose the right option and comment it in this comment, please. Okay. Then second is a wheat field show linear yellow pustules in long stripes on leaves during a cool spell below 10 degrees Celsius with high humidity. What is the probable disease and what is its dispersal mode? So ये ऑप्शंस में आपको एक लेफ्ट साइड में आपको डिजीज दिया हुआ है एंड देन राइट साइड में प्रोबेबल कॉज दिया हुआ है, आई मीन डिस्पर्सल मोड जो भी है जिनके वजह से होता है। सो ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो। Moving on, third question is, if a wheat variety shows twisting, drooping and withering of leaves from seedling to maturity with grayish black powdery sori on the leaf sheath, which practice should logically be prioritized? So here are the options. आप इसमें से choose कर सकते हो correct options. Then lastly, hill bunt occurs mainly in the northern hills of India because ये reason क्यों है? Okay, so ये आपको यहाँ पे 4 options दिए हुए हैं. Choose the correct option and drop them in the comments below. And I'll try कि मैं सारे जो भी answers जिन्होंने भी correct दिए हैं या फिर जिन्होंने भी दिए हैं उनके साथ मैं ये सारे questions के explanations को भी comment करूँगी. Okay, so please comment the answers in the comments. Okay, so
that's all for today's session. Uh, Please check our AF4 test series available on our website, which is Clarity for Courses, for better and target oriented practice. And that's all. Thank you for watching this session.